हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। जो 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे, जो बिहार एसएससी एवं एसएससी जीडी एवं चालक सिपाही एवं अन्य एग्जाम जिसमें भी जीके का प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। 20 तक कल हम लोग दे चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में फरवरी 2000 में, ऑप्शन नंबर बी में फरवरी 2002 में, ऑप्शन नंबर सी में फरवरी 2004 में, ऑप्शन नंबर डी में अप्रैल 2005 में। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। कैसे सही आंसर होगा? फरवरी 2000 में लागू किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी में सोने के संदर्भ में मुद्रा में कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी में मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 23 देखते हैं। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में लिग्नाइट से, ऑप्शन नंबर बी में कार्बोनेट फर्टिलाइजर से, ऑप्शन नंबर सी में पेट्रोलियम से, ऑप्शन नंबर डी में कोयला से। तो भारत में कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 24 देखते हैं। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, यानी कि कौन से स्टेट में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए में छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी में झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी में बिहार में। तो खारिया जनजाति का मुख्य स्थान जो है झारखंड क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? यानी कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? ऑप्शन नंबर ए में उत्तम कोटि का है, ऑप्शन नंबर बी में समान प्रकार का कोयला है, ऑप्शन नंबर सी में मध्यम प्रकार का कोयला है, ऑप्शन नंबर डी में निम्न स्तर का कोयला है। तो लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो निम्न स्तर का यह कोयला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यानी कि ज़्यादा होता है? ऑप्शन नंबर ए में जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी में उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी में हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी में पंजाब में। तो सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप इसका कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। नागार्जुन बांध किस नदी पर आधारित है, यानी कि कौन सी नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में महानदी पर, ऑप्शन नंबर बी में गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी में कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी में नर्मदा नदी पर। तो नागार्जुन बांध जो है कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है, यानी कि कौन सी नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है, जलप्रपात? ऑप्शन नंबर ए में माही नदी पर, ऑप्शन नंबर बी में चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी में ताप्ती नदी पर स्थित है, या ऑप्शन नंबर डी में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो धुआंधार प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किन दोषों का समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी कि भूमध्य रेखा किन दोषों से गुजरती है? आप लोग इसका कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। तो
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि ये ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी में कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। तो इसका कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है भूमध्य रेखाएं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 30 देखते हैं। कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए आप लोग, भारत की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर बी में राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर सी में राज्य और केंद्र के संचित निधि से 50-50 यानी कि 50-50 के अनुपात में आता है। ऑप्शन नंबर डी में राज्य की आकस्मिक निधि से आता है। तो इसका कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन आता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए में देखिए अरविंद घोष ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी में शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका लिखा है। और जन गण मन के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए आप लोग 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में 45वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में 51वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में डी में 43वां संविधान संशोधन द्वारा। तो पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष शब्द। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन देखिए आप लोग, इसका कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में 1970 में किया गया था। या ऑप्शन नंबर बी में 1977 में की थी। ऑप्शन नंबर सी में 1975 में किए थे। ऑप्शन नंबर डी में 1980 में किए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो यानी कि इमरजेंसी कब लगा था? तो 1975 में लगा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? यानी कि ऑप्शन 4 को दिया हुआ, इसमें से आप लोग चूज करिए कि इसमें प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे कौन। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी में के.एम. पनिक्कर थे। ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। ऑप्शन नंबर डी में बी.एल. मित्रा थे। तो इसका प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, के.एम. पनिक्कर नहीं थे। बाकी तीनों प्रारूप समिति के सदस्य थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टी स्वामीनाथन थे। कि ऑप्शन नंबर बी में सुकुमार सेन थे। कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि के वी सुंदरम थे। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि ए.सी. सोन वर्मा थे। इसका कमेंट भी इसका जवाब दीजिए। तो इसका क्या आंसर होगा सही? तो ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है, यानी कि कितनी होती है न्यूनतम सदस्य संख्या? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 82। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 78। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 55। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो 40।
तो राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 40। आप लोगों की वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।